और आइए बढ़ते हैं अब खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगी। क्या ये संभव है? क्या राज्य केंद्र के बनाए कानून को लागू करने से इनकार कर सकते हैं? लेकिन ऐसे सवाल बस बंगाल से ही नहीं उठ रहे। कर्नाटक के एक मंत्री ने इसे बीजेपी का एजेंडा बताया, तो तमिलनाडु ने तो सीधे सीधे केंद्र से और ज़्यादा स्वायत्तता की मांग की है। एक ऑटोनॉमी पैनल बना दिया गया है जो जनवरी 2026 तक अंतरिम रिपोर्ट देगा। यहाँ राज्यपाल ने बरसों से कई बिल रोक रखे थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई जताई और नाराजगी जताई। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बताते हुए कई कानून राज्यपाल की मंजूरी के बिना लागू कर दिए। केरल भी ऐसा ही कुछ करने की बात कह रहा है। ये सारे मामले बता रहे हैं कि केंद्र और राज्यों में तनातनी बढ़ रही है। हालांकि ये सभी राज्य विपक्षी दलों द्वारा शासित हैं, लेकिन इस तनातनी के और भी रूप हैं। केंद्र के बनाए कानून लागू करने से राज्य इनकार कर रहे हैं। कई कल्याणकारी केंद्र योजनाओं को राज्य अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे। आयुष्मान कई विपक्षी राज्यों में लागू नहीं किया गया था। उधर राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। वे राज्यों द्वारा पारित बिलों पर बैठे हुए हैं। विरोधी दल शासित राज्यों का ये भी आरोप है कि केंद्र उनके हिस्से की रकम उन्हें नहीं दे रहा है। बंगाल और झारखंड ने ये शिकायत पहले ही कर रखी है। तो ममता बनर्जी ने फिर से इस बहस को छेड़ दिया है। आगे बढ़ने से पहले किरण रिजिजू ने आज क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। The Chief Minister of West Bengal doesn't believe in the Constitution of India, sitting in a constitutional position and saying that the act passed by the parliament will not be implemented. What kind of bizarre statement is that? Now the problem what we've seen in West Bengal, the Chief Minister of West Bengal herself is inciting the people to protest. The law and order situation is within the ambit of the state government. Now she'll be in trouble because she has to manage the law and order. और केंद्र और राज्यों के बीच जो ये तनातनी है उसको लेकर संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये तनातनी की खबरें राज्यों से आ रही हैं केंद्र सरकार के साथ, हालांकि ये विपक्ष शासित राज्य है? निधि जी, दुख की बात है। संविधान का मूलभूत उद्देश्य हम आपके चैनल पे कई बार बात कर चुके हैं, शक्तियों पर अंकुश लगाना है। केंद्र की शक्तियों पर अंकुश, राज्य की शक्तियों पर अंकुश, संसद की शक्तियों पर अंकुश, गवर्नर की शक्तियों पर अंकुश, कार्यपालिका पर अंकुश, न्यायपालिका पर, विधायिका पर अंकुश। ये संविधान एक तरह की लक्ष्मण रेखा है हर एक के लिए। किसी को भी उस रेखा को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि आज जो केंद्र और राज्यों में रिश्ते हैं, खास तौर से विपक्ष की सरकारें जहां हैं, वो शायद भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे बुरे रिश्ते। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में अक्सर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के, कांग्रेस की हाई कमांड और कांग्रेस के प्रधानमंत्री से भी रिश्ते खराब रहे हैं। और अक्सर कांग्रेस ने धारा 356 का इस्तेमाल अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के लिए किया है। लेकिन एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से मुझे यह देख के अफसोस होता है, इसलिए क्योंकि जो हमने शासन प्रणाली देश में अपनाई है वो है कि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में ऑटोनोमस होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, ना कि एक दूसरे के विरोधी बन जाएं। कई ऐसे संविधान हैं जहां संघात्मक शासन प्रणाली या फेडरलिज्म के बजाय यूनिटरी संविधान है, और एकात्मक शासन प्रणाली है जहां केंद्र का दबदबा है कि केंद्र जो चाहता है वही पूरे राज्यों में होता है। हमने अपने देश में ये माना कि केंद्र और राज्यों में आपस में टकराव ना हो, बल्कि दोनों कोऑपरेट करें। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और
ये होने की वजह से हमने सोचा कि केंद्र पर भी अंकुश लगेगा और राज्य की शक्तियों पर भी अंकुश लगेगा। हमने ये कहा कि ये जो रिश्ता है केंद्र और राज्य का, ये संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। यानी ना तो केंद्र को इस बात का अधिकार है कि वो राज्य के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप करे, और न राज्यों को, चाहे वो विपक्ष शासित राज्य हों, उनको ये अधिकार है कि जिस चीज में संसद कानून बनाए, जो केंद्र का अधिकार क्षेत्र हो, वो ये कहें कि हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए विपक्ष की सरकारें वक्फ बिल पे हों या सीएए पर हों, वो कोई रेजोल्यूशन, क्योंकि उनके पास बहुमत है विधानसभा में, उस कानून के विरुद्ध पास कर दें, लेकिन उसकी कोई कानूनी और संवैधानिक हैसियत नहीं होगी। उनको वो मानना पड़ेगा जो यही वक्फ का कानून है। मैं आपको यही पूछना चाह रही थी विस्तार से, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो वक्फ के इस कानून को नहीं मानेंगे। हालांकि राज्य का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन ये केंद्र की, ये देश की संसद में पास हुआ है। आप बताइए क्या परिस्थिति बनती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो संसद को जो अधिकार दिए गए हैं, जो हमारी सूची 1 है, यूनियन लिस्ट, उसमें 97 आइटम्स हैं। उन सब पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। फिर ऐसे 66 सब्जेक्ट्स हैं जो विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र में दिए गए हैं, जिसपे सिर्फ विधानसभाएं कानून बना सकती हैं। फिर एक हमारी तीसरी सूची है जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें 47 आइटम दिए गए हैं, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूं कि किसी भी राज्य के पास इस तरह का कोई अधिकार है कि वो केंद्र के बनाए किसी कानून को, अगर वो कानून या तो लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है, उसको कहें कि हम अपने राज्य में नहीं मानेंगे। अगर केंद्र ने कोई कानून ऐसा बनाया जो राज्य सूची में विषय है उसके ऊपर, तो जाहिर है कि वो कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट उसे संवैधानिक घोषित करेगी, क्योंकि संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, सिवाय उन हालात के जब अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 बहुमत से कि ये सब्जेक्ट दिया तो राज्य की सूची में है, मगर अब ये राष्ट्रीय महत्व का हो गया, इसलिए संसद इस पे कानून बनाए। या कोई ऐसा मुद्दा जिस पे 2 या 3 राज्य मिलकर केंद्र से कहें कि ये विषय है तो राज्य के अधिकार क्षेत्र का, लेकिन हम चाहते हैं इस पे केंद्र कानून बनाए। या कभी कोई आपातकाल लग जाए, इन एक्सेप्शंस और अपवाद के अलावा राज्य की सूची में दिए 66 मामलात में केंद्र को कोई अधिकार नहीं है कि वो कानून बनाए। लेकिन वक्फ उस 66 विषयों में शामिल नहीं। जी, केंद्र को वक्फ पर कानून बनाने का अधिकार है, वो कानून सारे देश में लागू होगा, इसमें कोई संसद के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। राजनेता निधि जी जो बोलते हैं, उसका कानून और संविधान से अक्सर कोई नाता नहीं होता। वो अपनी राजनीति करते हैं, वो अपने मतदाताओं के पास कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। सत्ता पक्ष भी ये करती है, विपक्ष भी ये करती है, और मेरी एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से जो पीड़ा है वो यही है कि कोई भी कानून बनाने में राजनीति ना की जाए। कानून बनाया जा रहा है, लॉ रिफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी वो मेरिट पे किया जाए कि हमें इस कानून में ये बदलाव लाने हैं। सत्ता पक्ष भी वक्फ कानून को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत से उनके जो फैक्ट हैं वो करेक्ट नहीं हैं। और विपक्ष जो ये कह रहा है कि हम इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करने देंगे, इसका कोई अधिकार संविधान उन राज्यों को नहीं देता। वो अपनी विधानसभा में कोई अगर इसका रेजोल्यूशन ले लें, उस रेजोल्यूशन की सिर्फ परसुएसिव वैल्यू होगी, उसकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होगी।
बिल्कुल, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगातार कहा जा रहा है समय हो गया, लेकिन आपने जुड़े और एक स्थिति को साफ किया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन राज्यों में जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बिहार की राजनीति। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल और तेजस्वी के जुटान पर उन सब की नजरें रहीं जो बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। नीतीश को चुनौती दे रहे महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर मंगलवार को हुई बैठक में बाकी दलों को बुलाने पर भी सहमति बनी। अगली बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी। इस बैठक में लेफ्ट के तीनों घटक सीपीआई, सीपीएम और माले भी शामिल होंगे। वीआईपी के मुकेश सहनी भी होंगे। पशुपति नाथ पारस भी होंगे, जिन्होंने सोमवार को ही गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। ये लगभग तय है कि महागठबंधन ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा 19 या 20 तारीख को हो सकती है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे पटना जाएंगे। महागठबंधन चुनाव के लिए एक समन्वय समिति भी बनाएगा और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी। लेकिन इसमें शक नहीं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। फिलहाल बिहार विधानसभा की जो सूरत है, उसमें 243 सीटों में आरजेडी के पास 75, बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43, कांग्रेस के पास 19, एलजेपी के पास 1 और अन्य के पास 31 सीटें हैं। लेकिन इस पर सहमति बन चुकी है कि सीटों का बंटवारा मौजूदा संख्या के आधार पर नहीं, जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। मगर यहाँ भी कांग्रेस के लिए पेच है। 2020 में कांग्रेस ने जितनी सीटें ली थी, उसके अनुपात में वो बहुत कम सीटें जीती थी। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़के 75 जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़के बस 19 जीत पाई थी। तो ये प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। फिर इस बार माले ज्यादा सीटों की मांग करेगी और पशुपति की पार्टी को भी कुछ न कुछ देना होगा। ऐसे में खींचतान भी लंबे चलेगी और बैठकों का सिलसिला भी। अच्छी बात यह है कि दोनों दल आपसी सहमति को सम्मान दे रहे हैं। चेहरा होंगे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आरजेडी के सामने जहां नीतीश कुमार को मात देने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए अपनी जमीन वापस पाने की लड़ाई। अब देखना है कि 17 तारीख की बैठक में क्या क्या होता है। बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी की ये पहली बैठक थी, लेकिन दोनों दलों को मालूम है कि बिहार चुनाव में उन्हें लंबी दूरी तय करनी है। लेकिन इसके पहले दोनों दलों को अपने अंतर विरोधों को दूर करना होगा, खासकर सीटों के बंटवारे और सीटों की संख्या को लेकर के। मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और जज की टिप्पणी रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजों को ज्यादा सावधानी से टिप्पणी करें अगर जरूरी हो। रेप जैसे मामलों में विवादित टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। रेप मामले में हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। जस्टिस BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि जजों को अधिक सावधान रहना चाहिए। आरोपी को जमानत देना जजों का विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, हम हर पहलू पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी, जो कि सेम हाई कोर्ट की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जो पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी दूसरे केस में ऐसी इनअप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन जाहिर करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न जताया है और ये भी कहा है दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, विच वाज वेरी राइटली स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट।
हम इसमें जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस और मदर की तरफ से पेश हो रहे हैं, मदर ऑफ द विक्टिम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि मदर और विक्टिम की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर रहे। दरअसल इस फैसले में हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि महिला ने खुद मुसीबत मोल ली है और वह इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। एक आम आदमी यह समझेगा कि जज कानूनी बारीकियों से वाकिफ नहीं है। इससे पहले नाबालिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट के 17 मार्च के फैसले के विवादित हिस्सों पर रोक लगाते हुए इसे अमानवीय बताया था। फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग के नाजुक अंगों को पकड़ना, पाजामे का नाड़ा खोलना और पुलिया के नीचे खींचना रेप या रेप का प्रयास नहीं है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर हल्की धाराओं के तहत मामला चलाने को कहा था। देश भर में इस फैसले के खिलाफ आवाजें उठी और सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल देना पड़ा। एक के बाद एक विवादित टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट परेशान हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार हाई कोर्ट और निचली अदालतों को नसीहत दे चुका है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खुद भी संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन बार बार इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये भी है कि उसकी नसीहत और उसके आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हो गए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।